एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 5, जिहादी और कांगड़ी। कई दिनों का मुश्किल तरीन सफर करके वो वापस कपवाड़ा पहुँचे तो वहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सर्दियों का मौसम उरूज पर था। सादिक आबाद की झुलसा देने वाली गर्मी में पले बढ़े साजिद जिहादी के लिए कश्मीर की यख बस्ता हवाएं और हड्डियों के अंदर सरायत करने वाली सर्दी बिल्कुल नहीं थी। कश्मीरी लोग सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साजिद जिहादी इस आग की टोकरी को देखकर दूर भागते थे। हालांकि पाकिस्तानी मुजाहिदीन जो काफी अरसा से कश्मीर में रह रहे थे, कांगड़ी के जौहर से खूब इस्तिफादा कर रहे थे। कांगड़ी कश्मीरी कल्चर का एक अहम हिस्सा है, जिसके बगैर कश्मीर की सर्दियां गुजारनी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बात है। ये लकड़ी के बारीक तिनकों से बनी हुई छोटी सी टोकरी नुमा चीज होती है। ऊपर 2 खूबसूरत दस्ते बने होते हैं और अंदर की जानिब मिट्टी का छोटा सा प्याला नस्ब होता है। प्याले के अंदर दहकते हुए अंगारे डाले जाते हैं और दस्तों से पकड़कर कश्मीर का हर बूढ़ा, बच्चा, जवान बेखौफ वो खतर कांगड़ी फीरन कश्मीरी जिबा के अंदर रखकर सर्दी से बेनियाज हो जाता है। रात को सोने से पहले बिस्तर गर्म करने के लिए कांगड़ी को बिस्तर के अंदर भी रखा जाता है। लोग कमाल महारत से उसे सारी रात बिस्तर के अंदर रखते हैं और नींद के दौरान उल्टने से बचाए भी रखते हैं। वहाँ पर जदीद कस्म के अलीकटरक रूम हीटर भी दस्तयाब हैं, लेकिन वो घर के तमाम अफराद को मयस्सर नहीं आ सकते, इसलिए ये आसान सा नुस्खा कांगड़ी सब पर लाजमी है। वो एक सर्द और बर्फानी रात थी। साजिद जिहादी अपने एक हम मिशन साथी और दोस्त शफीक भाई उर्फ तंदर शहीद के हमराह एक घर में दाखिल हुए। घर वालों ने सबसे पहले कांगड़ी पेश कर दी। जिहादी हसब साबिक इस आग की टोकरी से दूर ही रहे। अलबत्ता तंदर शहीद चूँकि इलाके में पुराने आए हुए थे, इसलिए कांगड़ी से उनकी शनासाई हो चुकी थी। जिहादी ने बिस्तर के अंदर बैठने पर इक्तफा किया। जब तंदर शहीद ने कांगड़ी बिस्तर के अंदर रख दी तो वो उछल पड़े, अरे तंदर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे जल्दी से बाहर निकालें वरना बिस्तर को आग लग जाएगी। तंदर शहीद हंसने लगे और कांगड़ी बाहर निकालकर इन्हें मिट्टी का प्याला दिखाते हुए समझाया कि आग इसके अंदर रखी जाती है। उससे आग लगने का इम्कान तब होता है जब तक ये उलट ना जाए। इस दिन के बाद वो कांगड़ी का कुछ इस्तेमाल करने लग गए, लेकिन सिर्फ हाथ गर्म करने की हद तक। वक्त के साथ साथ इन्हें अंदाजा हो गया कि कश्मीर में इस चीज के बगैर गुजारा मुश्किल है। आखिर वो वक्त भी आया जब जिहादी बिस्तर के अंदर कांगड़ी रखने लगे, लेकिन बदकिस्मती से कांगड़ी बाहर निकालने से पहले इन्हें नींद आ जाती और फिर उस वक्त आँख खलती जब कांगड़ी के साथ उनका बिस्तर भी आग का लावा बन चुका होता था। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश करते और साथियों के सामने इस बात का अज़्म करते, यार ये अजीब मुसीबत है, आज के बाद मैं इस बला से दूर ही रहूंगा। घर वालों का बिस्तर जलाने पर इन्हें शदीद नदामत का एहसास होता था। अपने मेजबानों के होने वाले नुकसान का इजाला करने के लिए जाने से पहले सरहाने के नीचे पैसे रख कर जाते थे। अगले दिन ठंडी हवाओं के थपीड़े इन्हें फिर से कांगड़ी पकड़ने पर मजबूर कर देते थे और फिर वही रात वाली कहानी दोहराई जाती थी। ये सिलसिला पूरी सर्दियां चलता रहता। कपवाड़ा के लोगों को अपने उस परदेसी बेटे से बहुत हमदर्दी थी। वो दूसरे दिन इन्हें पैसे वापस करते हुए कहते, बिस्तर आपसे कीमती तो नहीं है, एक जला दूसरा हाजिर है, आप पैसे रखकर हमें शर्मिंदा कर देते हैं। आप लोग हमारी इज्जत और आज़ादी की खातिर अपना घर बार छोड़कर इस परदेस में आकर अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। हम इन दुनियावी चीजों को कैसे आपसे अजीज रखें? हमारी जानें भी आप लोगों के लिए हाजिर हैं। मौसम बहार जिहादी बहारें लेकर आया। सर्दियों का मौसम गुजरने के बाद जिहादी ने इंडियन आर्मी पर तबाहकुन हमलों का आगाज कर दिया। कपवाड़ा के कोहसार हर रोज बारूदी धमाकों से गूंजने लगे। भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के मुमकिना हमलों से बचने के लिए कपवाड़ा के गिरदोनवा में अहम शाहराहों और खास जगहों पर आर्जी बनकर बना लिए, जिनमें दिन के वक्त वो 2-2, 4-4 की तादाद में फौजी पहरा देते थे और रात के वक्त वो अपने कैंप में चले जाते थे। इंडियन आर्मी के ये बनाने हुए मोर्चे न सिर्फ मुजाहिदीन के लिए नकल वो हरकत करने में रुकावट का सबब
बनते थे, बल्कि आर्मी वाले सिविल गाड़ियों को रोककर तलाशी के बहाने लोगों की तजलील भी करते थे। मुजाहिदीन ने उन मोर्चों को तबाह करने का प्रोग्राम बनाया और इस कार्रवाई में साजिद जिहादी ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए रात के वक्त तमाम बंकरों में टाइम बम नस्ब कर दिए। जब आर्मी अपने बंकरों में आ बैठी तो एक ही वक्त में कई खौफनाक धमाके हो गए। भारतीय फौजियों के मोर्चों के साथ साथ उनके टुकड़े भी फिजा में बिखर गए। इस कामयाब कार्रवाई में दुश्मन के दर्जन भर फौजी वासिल जहन्नम हो गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा मोर्चे बनाने की हिम्मत नहीं की। साजिद जिहादी की बारूद पर की गई मेहनत भरपूर रंग ला रही थी। चंद ही दिनों के बाद इन्होंने इंडियन आर्मी की एक 3 टन गाड़ी को बमा सवार फौजियों के धमाका करके फिजा में उड़ा दिया। ये उनकी पहली बड़ी और कामयाब कार्रवाइयां थीं। इसके बाद कपुरा से उन खबरों का आना मामूल की बात बन गई कि आज जिहादी ने आर्मी का ट्रक बारूद से उड़ा दिया और आज फलां जगह पर जीपें उड़ा दी। पाकिस्तान में जिम्मेदारान ने मशवरा किया कि इस नाबगा रोजगार बारूदी को कपुरा के गुमनाम जंगलों में न रखा जाए। इधर होने वाला नुकसान आर्मी छुपाने में कामयाब हो जाती है और मुजाहिदीन की तरफ से खबर दी भी जाए तो उसकी तरदीद की जाती है। इसलिए उनको आगे खली वादियों में भेज दिया जाए ताकि भारतीय ताकत को फिजा में बिखरते हुए एक नया मुशाहिदा कर सके। चुनाचे साजिद जिहादी को आगे कोच करने का कह दिया गया। वो कपुरा से लौलाब, वहां से चांदीपुरा और फिर वहां से बाजीपुरा तक दुश्वार गुजार पहाड़ों और जंगलों के रास्ते कई महीने पैदल चलते हुए पहुंच गए। अजस बाजीपुरा के घने जंगलात में इन्होंने एक तरबियती सेंटर कायम किया जहां पर जिहाद में शामिल होने वाले नौजवानों को मुकम्मल तरबियत दी जाती थी। इसके अलावा सफापुरा, गानदरबल और मुदा बड़पुरा तक साजिद जिहादी ने एक मजबूत फील्ड बना दी। साजिद जिहादी की ईमान अफरोज दास्तान को आगे बढ़ाने से पहले उन इलाकों में मुजाहिदीन की आमद से पहले के हालात का तस्करा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मासूमबल सफापुरा, ये इलाका श्रीनगर से 28 किलोमीटर शुमाल की जानिब झील मासुनील के किनारे पर वाक़े एक खूबसूरत गांव है। गांव के मशरक में क्रश टॉप नाम का बुलंद बाला पहाड़ है। ये एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो शुमाल की जानिब बांदीपुरा और वादी लौलाब से जा मिलता है, जबकि जुनूब की तरफ गानदरबल और सफापुरा से होते हुए तराल की फलक बोस चोटियों के साथ मिल जाता है। कुछ गांवों पर मुश्तमिल इलाका सफापुरा 2 खूबसूरत झीलों के दरमियान में वाक़े है। एक तरफ झील मासनील की नीलबू लहरों ने इलाके के हुस्न में 4 चांद लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ मगरिब की जानिब लहलहाते खेतों से गुजरता हुआ दरियाए जेहलम गोया पूरे इलाके को अपनी बाहों के हिसार में लिए हुए हैं। इन्हीं पुरफिजा वादियों में एक छोटा सा गांव चीवा भी था। ये प्यारा सा गांव क्रश टॉप के दामन में आबाद था। पहाड़ से गिरने वाले झरनों और आबिशारों की छम छम करती आवाज जब रात के वक्त अंदर आती थी तो यूं महसूस होता था गोया कोहकाफ पर परियां गुनगुना रही हूँ। इस गांव को चारों तरफ से लहलहाते खेतों और सीबों के बागात ने घेर रखा था। मौसम बहार में इलाके की खूबसूरती और दिलकशी देखने के लायक होती थी। सरसों के फूलों से लदे हुए खेत पूरे माहौल को मुतर कर देते थे। इस प्यारे चमन में जहां हर तरफ बहारें मुस्कुरा रही होती थीं, मेरा बचपन गुजरा। बचपन के दिन किसको प्यारे नहीं लगते। इंसान हर कस्म के फिक्र वो गम से बेनियाज होता है। हमारे 2 सीबों के बाग थे, इनमें से वडर वाला बाग मेरी पसंदीदा जगह थी। ये बाग पहाड़ के दामन में था। हम शाम गए तक उन बागों में खेला करते थे। पके हुए सीबों के बोझ से झुकी हुई शाखें जब हमारे सरों से टकराती तो हमें एक अजीब किस्म की शरारत सूझ जाती। हम शाख के साथ लगे सेब को उतारे बगैर आधा खा लेते और बाकी शाख के साथ लगा रहने देते। बाबा जब फलों पर जुल्म देखते तो इंतहाई बरहम हो जाते। अगले दिन हम फिर वही खेल खेलते थे। बचपन इन बहारों और कुदरत के हसीन नज़ारों से अटखेलियां करते हुए जवानी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक 1990 के बाद चमन की फिजा ही बदल गई। इन बहारों और नज़ारों को किसी की नज़र लग गई। माहौल में सरसों के फूलों की बजाय बारूद की बोरच बस गई। वजह ये थी कि कश्मीरी मुसलमानों ने बगावत का ऐलान कर दिया और अपनी आज़ादी, जो कश्मीरी कौम का बुनियादी हक है,
के लिए जहदोजहद शुरू कर दी और गासिब बर्मन हुकूमत ने लड़कियों पर जुल्म व जबर का बाजार गर्म कर दिया। भारतीय फौज दिन दिहाड़े लड़कियों को अगवा करके उनकी अस्मत दरी करना भारतीय दरिंदों का मामूल बन चुका था। इस वक्त मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर नहीं हुआ था, इसलिए वो तमाम हयासोस और शर्मनाक मजालिम दुनिया की नजरों से उछल रहे। 90 की दुहाई में कश्मीर की बेटियों पर वो शर्मनाक मजालिम ढाए गए जिन्हें सफ़ा कुर्तास पर लाना नामुमकिन है। कश्मीर की दर्जनों बहनों ने गौहर अस्मत को बचाने की खातिर खुद को दरियाए जेहलम बेरहमी लहरों के हवाले किया और कई इफ्फत माप छतों पर से कूदकर जान की बाजी हार गईं, लेकिन अपनी इज्जत को वहशी दरिंदों से बचाने में कामयाब हो गईं। वादी के तूल वो अर्ज में जुल्म वो जौर की तंद वो तेज आंधी चलने लगी थी। माओ ने अपने बच्चों को लौरियां देने की बजाय भारतीय फौजियों के जुल्म वो तशद्दुद की दास्तानें सुनाना शुरू कर दी। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भारत के जालिम फौजी हमें किस जुर्म में मार रहे हैं। हमारी माएं हमें घर से दूर वीरान और सुनसान जगहों पर जाने से मना किया करती थीं। इन्हीं दिनों की बात है, मैं और मेरी हम उम्र कजिन वडर वाले बाग में जा पहुंची। हम दोनों अनार के दरख्त के नीचे कच्चे अनारों के साथ खेल रही थीं। हमारे बाग के साथ ही श्रीनगर बांदीपुरा शाहराह गुजर रही थी। एन उस वक्त सड़क पर 2 फौजी गाड़ियां रुक गईं और इनमें से कुछ फौजी नीचे उतर आए। हम अपने खेल में मगन थे, लेकिन आर्मी की तरफ भी ध्यान था। बाग के चारों तरफ खारदार तार लगी हुई थी। हमने देखा कि फौजी बाग के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक माँ के कहे हुए अल्फाज दिमाग में ताज़ा हो गए। भारत के जालिम फौजी लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, इसलिए तुम लोग वडर वाले बाग में मत जाया करो। बाग सड़क के ऊपर की तरफ पहाड़ के दामन में था, जबकि हमारा गांव सड़क की दूसरी जानिब था। सड़क पर फौजी खड़े थे, इसलिए हमने घर का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। फौजी बाग के अंदर दाखिल हो चुके थे। ये बाग काफी बड़ा था, इसलिए हमारे और इनके दरमियान काफी फासला था। हमने मुट्ठियां बंद करके मशरक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। दूर दूर तक किसी बंदा बशर का नाम वो निशान तक न था। मारे खौफ के हमारा दम निकलने वाला था, लेकिन फिर भी रोते चिल्लाते हम उन वहशी दरिंदों से भाग रही थीं। पहाड़ के दामन में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जिसको बख्शी मोहल्ला कहते थे। हमारा रुख इस तरफ था। जालिम हिंदुओं ने जब आबादी देखी तो वापस पलट आए। इस दिन के बाद इन इज्जत के लुटेरों की दहशत दिल में बैठ गई और हमने बाग की तरफ जाना ही छोड़ दिया।